हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास में हम इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इंडिकेटर्स टाइट्रेशन में एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है। इंडिकेटर टाइट्रेशन में जैसे ही एंड पॉइंट आता है तो वो अपना कलर चेंज करके एंड पॉइंट को इन्फॉर्म करता है, इस वजह से इसको इंडिकेटर कहते हैं। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि किस तरह से वर्क करते हैं और क्या होते हैं। तो पहले तो मैंने जो सिंपली बताया कि इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट्स द एंड पॉइंट ऑफ अ टाइट्रेशन बाय चेंजिंग देयर कलर। They are in generally either weak organic acid or weak organic base having characteristically different color in the ionized and unionized form. Basically ये कह रहा है कि इंडिकेटर्स या तो वीक ऑर्गेनिक एसिड है या वीक ऑर्गेनिक बेस है और इनका एक पर्टिकुलर कलर होता है, इनका कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। और ये दो एक इंडिकेटर के दो डिफरेंट कलर होते हैं, एक आयोनाइज फॉर्म में होता है और एक अनआयोनाइज फॉर्म में होता है। ये इसके बारे में मैं अभी आगे डिस्कस करता हूं। फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक बेस हैविंग रेड कलर इन आयोनाइज्ड फॉर्म एंड येलो कलर इन द अनआयोनाइज्ड फॉर्म, एंड फिलोक्टेनिन इज अ वीक एसिड एंड इट्स कलर इज पिंक कलर इन आयोनाइज्ड फॉर्म एंड कलरलेस इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। तो कुल मिला के ये हुआ कि इंडिकेटर के दो कलर हैं, एक तो उसके आयोनाइज्ड फॉर्म में कलर होता है और दूसरा अनआयोनाइज्ड कलर में होता है। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था ऑसवाल्ड आयनिक थ्योरी फॉर इंडिकेटर्स। ऑसवाल्ड आयनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये HPH है, दिस इज द HPH। HPH इज द शॉर्ट सिंबल ऑफ फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन और फिनोप्थेलिन इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड। It's ionized as H plus and pH minus. Color of HPH is colorless. It have no color, and pH minus have pink color. तो pH minus का कलर पिंक होता है, यानी HPH जैसे ही आयोनाइज होगा और H plus और pH minus देगा तो pH minus का पिंक कलर है। अब यहां पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इन जनरल ये वीक एसिड है, तो in its aqueous solution concentration of HPH is higher than pH minus, so solution of phenolphthalein is colorless। इस वजह से इसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। तो इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, यानी फिनोप्थेलिन का अगर हमने एक्वस मीडियम में वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना रखा है या फिनोप्थेलिन न्यूट्रल मीडियम में है, तो उस केस में उसका अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ये जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये कलरलेस होगा, इट इज कलरलेस। कलरलेस तब होगा जब HPH का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, किससे, pH माइनस से। अनआयोनाइज्ड फॉर्म है और pH माइनस इसका आयोनाइज्ड फॉर्म है। तो हम देखते हैं इसका कलर कैसे चेंज होता है। तो जैसे हमारे पास HPH का एक्वस मीडियम है, HPH का एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसमें एक ये आयनिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा और इसमें HPH का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू pH माइनस। इस वजह से इस pH माइनस का जो नंबर है, इस pH माइनस का जो अमाउंट है वो HPH के कंपैरिजन में इस pH माइनस का अमाउंट इसके एक्वस सॉल्यूशन में नेग्लिजिबल है, इसलिए पिंक कलर अपीयर नहीं होता है। पर अगर हम इसमें NaOH डाल दें तो NaOH डालते ही क्या होता है, Na प्लस एंड OH माइनस N, बेसिक मीडियम। अब ये मीडियम बेसिक हो गया बेटा। बेसिक होते ही क्या हो जाएगा, ये H प्लस और ये OH माइनस N कंबाइन करेंगे और वाटर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो HPH का आयोनाइजेशन है वो इंक्रीज होने लग जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होने लग जाएगी, क्योंकि H प्लस आयन रिलीज हो रहे हैं। तो ली चैटलेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर किसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट भी रिमूव होगा तो उसका जो
रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग जाएगा, या अनआयोनाइज फॉर्म तो रिएक्टेंट है और आयोनाइज फॉर्म प्रोडक्ट है। तो H प्लस आयन के रिलीज होने से HPH का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज होता है, और HPH का आयोनाइजेशन इंक्रीज होने की वजह से pH माइनस आयन का यानी ये जो आयोनाइज फॉर्म है इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लग जाता है, और सॉल्यूशन में पिंक कलर अपीयर होने लग जाता है। और अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके लिखूं तो एक तरह से फिनोप्थेलिन NaOH से रिएक्शन करके Na प्लस और pH माइनस एक ये आयनिक कंपाउंड बना रहा है और वाटर बना रहा है, और ये रिएक्शन इरिवर्सिबल हो गई। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, NaOH के साथ इसका रिएक्शन इरिवर्सिबल है, तो pH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फिनोप्थेलिन जो कि वीक एसिड है, फिनोप्थेलिन इज द वीक ऑर्गेनिक एसिड। तो फिनोप्थेलिन क्या है, वीक ऑर्गेनिक एसिड है। इसका न्यूट्रल मीडियम और एक्वस मीडियम कलरलेस होता है, रीजन मैंने बता दिया। इसका अनआयोनाइज फॉर्म ज्यादा है एज कंपेयर टू आयोनाइज। लेकिन इसके अंदर हमने फ्यू ड्रॉप्स इस सॉल्यूशन के अंदर अगर फ्यू ड्रॉप्स NaOH की डाल दी तो क्या होगा, NaOH इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ा देगा और pH माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, और pH माइनस का कंसंट्रेशन जैसे इस सॉल्यूशन में इंक्रीज होगा तो इसका कलर पिंक होता है। pH माइनस का कलर क्या होता है बेटा, पिंक। तो धीरे धीरे सॉल्यूशन के अंदर पिंक कलर अपीयर होने लग जाता है। हम NaOH जितना ज्यादा क्वांटिटी में डालेंगे पिंक कलर की डार्कनेस उतनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। ये आप लैब में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि फिनोप्थेलिन एक बेसिक इंडिकेटर है जो लैब में 11-12 की लैब में अवेलेबल है। और अगर हम इसी तरह से अगर इस सॉल्यूशन के अंदर फिनोप्थेलिन का जो सॉल्यूशन है, फिनोप्थेलिन के सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl मिला दिया, तो HCl मिलाते तो अल्ट्रा कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा। क्या हो गया, दिस इज द कॉमन आयन इफेक्ट। क्योंकि किसी भी वीक एसिड के अंदर जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड के H प्लस आयन बढ़ गए, तो क्या हो जाएगा, इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और रिड्यूस हो जाएगा, और इस केस में जो HPH का कंसंट्रेशन होगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। यहां के कंपैरिजन में भी यहां पर HPH का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एसिडिक इंडिकेटर्स है, जैसे फिनोप्थेलिन हुआ, कोई भी एसिडिक इंडिकेटर है, तो एसिडिक इंडिकेटर जो होगा वो बेसिक मीडियम में डार्क कलर का होगा। एसिडिक इंडिकेटर्स आर डार्क कलर इन बेसिक मीडियम। ऑपोजिट मतलब आप ऑपोजिट मीडियम में वो अपना कलर डार्क शो करेगा। जैसे फिनोप्थेलिन है, तो फिनोप्थेलिन एसिडिक नेचर का है, वीक ऑर्गेनिक एसिड है, तो फिनोप्थेलिन एसिडिक मीडियम में तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से उसमें pH माइनस आयन और भी पीछे चला जाएगा, तो एसिडिक मीडियम में फिनोप्थेलिन कलरलेस रहेगा या लाइट कलर का रहेगा, ठीक है, और फिनोप्थेलिन तो कलरलेस ही रहेगा। लेकिन अगर हम फिनोप्थेलिन को बेसिक मीडियम में डाल दें तो फिनोप्थेलिन बेसिक मीडियम के अंदर डार्क कलर का मतलब पिंक कलर का शो होने लग जाएगा। रीजन मैंने क्लियर कर दिया, बेस उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ा देता है जिससे इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है बेसिक मीडियम में। तो हम आपको बहुत सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि जो एसिडिक इंडिकेटर्स होते हैं उनका एसिडिक मीडियम में लाइट कलर और बेसिक मीडियम में डार्क कलर, और वाइस वर्सा। अगर बेसिक इंडिकेटर है तो मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक ऑर्गेनिक बेस। मिथाइल ऑरेंज इज वीक ऑर्गेनिक बेस होता है। तो यहां पर मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज Me प्लस OH माइनस है। तो यहां पर मिथाइल ऑरेंज में जब ये इसका अनआयोनाइज फॉर्म हो गया, अनआयोनाइज फॉर्म, और ये इसका आयोनाइज्ड फॉर्म हुआ। तो यहां पर इसका जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है वो येलो कलर का होता है,
और इसका अनआयोनाइज्ड फॉर्म रेड कलर का होता है। अब अगर हम इसके सॉल्यूशन में अगर हमारे पास ये सॉल्यूशन है, इसका ये न्यूट्रल मीडियम है, अगर ये न्यूट्रल मीडियम में पड़ा है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल मीडियम में है, तो न्यूट्रल मीडियम में क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ये वीक ऑर्गेनिक एसिड है। तो अब इसमें वापस वही वाली बात आ गई, इन एक्वस मीडियम, तो एक्वस मीडियम में इसका कौन सा कलर डोमिनेट करेगा, लाइट वाला। तो इन एक्वस मीडियम येलो कलर, व्हाई, बिकॉज ऑफ मिथाइल, अनआयोनाइज्ड मिथाइल ऑरेंज कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन। अब इस केस में क्या हो जाएगा, जब इसका ये सॉल्यूशन न्यूट्रल मीडियम में वाटर के अंदर है, यानी मिथाइल ऑरेंज का एक्वस मीडियम में जो सॉल्यूशन होगा, तो ये वीक ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये बहुत कम आयोनाइज होगा, तो Me+ आयन का कंसंट्रेशन यानी आयोनाइज फॉर्म जो मिथाइल ऑरेंज का है वो उसका अमाउंट बहुत कम है इसके सामने, इस वजह से रेड कलर डोमिनेट नहीं हो पाएगा और वो सॉल्यूशन येलो ही दिखेगा। अब इसी तरह से हम इसके अंदर अगर बेसिक मीडियम डाल दें, अगर हम इसमें इन बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में बेटा इन बेसिक मीडियम उसमें भी ये येलो कलर का ही होगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अब अगर मैंने इसमें NaOH डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये 100% आयोनाइज हो गया, और 100% आयोनाइज होने की वजह से क्या हो जाएगा, वापस यहां पर ये कॉमन आयन इफेक्ट आ गया, तो ये तो, और इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो एक्वस मीडियम में मिथाइल ऑरेंज का जो कंसंट्रेशन था उससे ज्यादा यहां पर आ जाएगा, यानी अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कंसंट्रेशन बेसिक मीडियम में मोर होगा एज कंपेयर टू एक्वस, यानी यहां पर और ज्यादा ही होने वाला है यहां पर। तो यहां पर भी येलो कलर ही रहेगा, क्योंकि अनआयोनाइज्ड फॉर्म ज्यादा है किससे कंपैरिजन में, आयोनाइज्ड फॉर्म में। लेकिन अगर हम इसके अंदर इसी तरह से एसिडिक मीडियम में डाल दें हम, यानी मिथाइल ऑरेंज के अंदर हम कुछ HCl या H2SO4 किसी एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाल दें, तो HCl जैसे इसमें डालेंगे हम, तो H+ और Cl-, तो होगा क्या, ये H+ और Cl- है, तो HCl का जो H+ है, मिथाइल ऑरेंज का जो OH- है, वो आयन रिएक्ट करके H2O बनाएंगे, तो H2O बनाएंगे तो OH- आयन रिलीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, OH- आयन निकलते जाएंगे, तो NaOH का आयोनाइजेशन बढ़ेगा। तो इन एसिडिक मीडियम reaction goes to forward direction, means unionized methyl orange convert into ionized form, so concentration of unionized form is decrease and concentration of ionized form is increase, therefore color of ionized form is dominant, that is why in acidic medium methyl orange appear डार्क कलर, शो डार्क कलर, दैट इज रेड। तो ये सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है बेटा कि ऑपोजिट नेचर वाले मीडियम के अंदर इंडिकेटर अपना डार्क कलर शो करेंगे, क्योंकि ऑपोजिट नेचर वाले मीडियम में उसका आयोनाइज फॉर्म इंक्रीज हो जाता है। फिनोप्थेलिन इज एसिडिक इंडिकेटर, देयरफॉर इट डार्क कलर इन basic medium. Methyl orange is a basic indicator, therefore its dark color in acidic medium. और अगर हम इसका सिंपल सा इंडिकेटर का फॉर्मूला ले लें, तो एसिडिक इंडिकेटर्स को हम HIN से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना, एसिडिक इंडिकेटर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HIN से, एंड बेसिक इंडिकेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं INO से।
तो HIN मींस एसिडिक इंडिकेटर, INOH मींस बेसिक इंडिकेटर। अब यहां पर किसी इंडिकेटर का पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल सा इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट के या KIN ले लेते हैं। के आयोनाइजेशन कांस्टेंट, IN रिप्रेजेंट इंडिकेटर, एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन, एक्टिव मास ऑफ IN माइनस, एक्टिव मास ऑफ HIN। H प्लस आयन को बाहर ले लिया हमने। नाउ KIN and HIN and IN minus. Here HIN, H plus, IN minus. pH minus is IN minus, जो यहां IN minus का कलर पिंक है। नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, pH नेगेटिव लॉग KIN PKIN माइनस, माइनस को प्लस कर दिया तो इस माइनस को प्लस करूंगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। माइनस कन्वर्ट इनटू प्लस, देयरफॉर IN माइनस कम्स इन न्यूमरेटर एंड HIN goes to डिनोमिनेटर। तो pH इक्वल्स टू PKIN प्लस log, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट एज PKIN प्लस log ionized form concentration of ionized form upon concentration of unionized form. So how to calculate pH of acidic indicator? PKIN, PKIN is the negative logarithm of KIN, KIN is the ionization constant of indicator. सिमिलरली माइनस को प्लस कर दिया तो ये एक्सचेंज हो गए और इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से बेसिक इंडिकेटर का पीओच निकल जाएगा। नाउ अब क्वेश्चन ये कि इंडिकेटर वर्क कैसे करते हैं। तो इन द एसिडिक मीडियम H plus ion are in excess and the ionization of HPH is suppressed due to common ion effect. Therefore, the HPH remain almost unionized and the solution is colorless. अभी जो मैंने डिस्कस कर लिया वही है। Next, when a strong base such as a NaOH is added to the OH minus ion form as a result of its ionization will combine with H plus ion already present in solution to form H2O which is a very weakly ionized. यानी मैंने जो एक्सप्लेन किया वही है कि HPH में अपन एसिड डालेंगे तो क्या होगा, बेस डालेंगे तो क्या होगा। Thus H plus ion are removed from the solution and more of the phenolphthalein ionized to give pH minus ion in solution. Thus the increase in concentration of pH minus ion in the solution and the color of solution become pink at the end point. ठीक है, जो मैंने अभी डिस्कस किया था वही स्लाइड में लिखा हुआ था। Now see pH range of some indicators. तो indicators है phenolphthalein, methyl red, methyl orange, litmus and bromphenol blue. Bromphenol blue. ये these are some indicators. ठीक है, अब phenolphthalein is a acidic indicator. Methyl red is a basic indicator. Methyl orange is a basic indicator. Litmus is a acidic indicator. Bromphenol blue is a acidic indicator. तो एसिडिक इंडिकेटर्स जो होंगे उनका एसिडिक में लाइट कलर होगा और बेस में डार्क कलर होगा। तो कलर इन एसिडिक मीडियम कलरलेस, रेड 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 एंड येलो। तो ये देखो, ये बेसिक इंडिकेटर्स हैं। तो
इन बेसिक इंडिकेटर्स का जो कलर है वो एसिडिक मीडियम में डार्क कलर का है, और लिटमस का एसिडिक है, तो इसके दो कलर है, रेड और ब्लू। अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो फिनोप्थेलिन में क्या हो जाएगा? फिनोप्थेलिन इज एसिडिक इंडिकेटर, कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन कलरलेस, एंड कलर इन बेसिक मीडियम इज रेड। मिथाइल रेड बेसिक इंडिकेटर है, कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन इज रेड, कलर इन बेसिक solution is yellow. Similarly, methyl orange basic indicator, color in acidic solution is red and color in basic solution is yellow. Litmus is an acidic indicator, color in acidic solution is red, color in basic is blue. Bromphenol blue acidic indicator, color in acidic solution yellow and in basic blue. ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखो आप, अगर इंडिकेटर एसिडिक होगा तो उसका कलर डार्क कलर बेसिक मीडियम में होगा, और अगर इंडिकेटर बेसिक होंगे तो उनके डार्क कलर एसिडिक में होंगे। ठीक है, जैसे ये दोनों बेसिक इंडिकेटर हैं तो इनका रेड कलर एसिडिक में है, येलो कलर लाइट कलर बेसिक में है। इसी तरह से अगर मैं ब्रोमफिनोल ब्लू ले लूं, एसिडिक इंडिकेटर है, तो एसिडिक का एसिडिक मीडियम में लाइट कलर येलो होगा और बेसिक मीडियम में इसका कलर ब्लू हो जाएगा। नाउ व्हाट यू मीन बाय पीएच रेंज? व्हाट यू मीन बाय पीएच रेंज? अब पीएच रेंज से क्या मतलब है ये देखो बेटा। तो द पीएच रेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज 3.1 to 4.4 ये रहा। जैसे यहां लिखा हुआ है फिनोप्थेलिन का पीएच रेंज 8 to 10 है, मिथाइल रेड का 4.2 से 6.2 है, मिथाइल ऑरेंज का 3.1 से 4.4 है, लिटमस का जो पीएच रेंज है वो 5 to 8 है, ब्रोमफिनोल ब्लू का जो पीएच रेंज है वो 3 to 4.6 है। तो इसमें बेटा ध्यान देना कि पीएच रेंज से मतलब क्या होता है। पीएच रेंज का मतलब ये होता है कि जिस पीएच रेंज में वो अपना कलर चेंज करता है, देखो द पीएच रेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज, इस एक एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो आप मिथाइल ऑरेंज का पीएच रेंज 3.1 to 4.4 है, वो यहाँ लिखा है द पीएच रेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज 3.1 to 4.4। दिस मीन्स 8 और बिलो pH 3.1 मिथाइल ऑरेंज इज रेड। ठीक है, यानी pH 3.1 है या 3.1 से इसका pH कम है, तो इस केस में मिथाइल ऑरेंज रेड कलर का होगा, क्योंकि pH 3.1 और 3.1 से कम पर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है, और स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज जो कि बेसिक इंडिकेटर है, तो ऑब्वियसली वो एसिडिक मीडियम में अपना कलर डार्क शो करेगा। इन कलर वाइल 8 और pH मोर देन 4.4 इट इज येलो। यानी कहने का मतलब pH रेंज का मतलब क्या हो गया, 3.1 और 3.1 से कम pH होने पर इसका रेड कलर है, 4.4 और 4.4 से ज्यादा आते ही ये येलो कलर का हो जाता है। एट द इंटरमीडिएट pH या 3.1 to 4.4, 3.1 से ग्रेटर और 4.4 से लेस। ठीक है, यानी 3.1 और 4.4 के बीच में क्या होगा, एट द इंटरमीडिएट pH, द pH रेंज और pH इंटरवल, it has a mixed color. Similarly, the pH range of phenolphthalein is 8.3 to 10, which means that 8 or below pH 8.3 it is colorless, while 8 or above pH 10 it is a pink in color. तो आपको pH रेंज का मतलब समझ में आ गया कि ये जैसे ये 8 से बिलो पर तो क्या हो जाएगा, ये कलरलेस होगा, और 10 से अबव पर, ठीक है ना, ये पिंक कलर का हो जाएगा। ये पीएच रेंज से आपको मतलब समझ में आया। तो हर इंडिकेटर की इस तरह से एक पीएच रेंज होती है जिसके बिलो और अबव वो कलर चेंज करता है, और जो इंटरमीडिएट पीएच होती है जहां वो कलर धीरे धीरे चेंज होता है, वहां हम कलर को एक्चुअल में परफेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। जैसे मिथाइल ऑरेंज का पीएच रेंज 3.1 to 4.4 है, तो 3.1 और से ज्यादा और 4.4 से कम, इसके बीच में जो ये इंटरवल है, ठीक है ना,
इस और इसके बीच में जो ये इंटरवल है, यहां पर कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा होता है। ये चेंजिंग पीरियड है पीएच रेंज, जहां उसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा होता है। और पीएच रेंज से पहले एकदम शार्प कलर होता है, और पीएच रेंज के अंदर जो लोअर वैल्यू है और हायर वैल्यू है, तो लोअर वैल्यू से पहले जो कलर होगा वो शार्प रेड होगा मिथाइल ऑरेंज का, और हायर वैल्यू पे शार्प येलो हो जाएगा। कलर डिस्ट्रीब्यूशन पीएच रेंज से ही हम पता कर पाएंगे। रोल ऑफ इंडिकेटर ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो द पीएच रेंज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन जस्ट, अच्छा अब क्या हो गया बेटा, यहां पर जिस तरह से पीएच इंडिकेटर्स का एक अपना पीएच रेंज है, इसी तरह से टाइट्रेशन का भी अपना पीएच रेंज होता है। टाइट्रेशन का पीएच रेंज क्या होता है उसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, अभी बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आएगा। तो पीएच रेंज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको 4 एग्जांपल देता हूं एसिड बेस टाइट्रेशन के। तो 4 एसिड बेस टाइट्रेशन हो सकती है, स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ, वीक एसिड का वीक बेस के साथ, ठीक है। और तो ये जो 4 टाइट्रेशन हैं, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग के साथ, ठीक है, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ टाइट्रेशन, वीक एसिड का टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वीक एसिड का टाइट्रेशन वीक बेस के साथ। तो ये 4 टाइट्रेशन है जिसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं अभी अपन। तो पीएच पहले ये देखो, अब ये जो पीएच रेंज लिखा हुआ है बेटा, ये पीएच रेंज टाइट्रेशन के बाद टाइट्रेशन के रेफरेंस में लिखा हुआ है। द पीएच रेंज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन जस्ट बिफोर एंड आफ्टर एडिंग 1 ड्रॉप ऑफ टाइटर इज कॉल्ड पीएच रेंज। मैंने कहा ना, इसको अपन वापस रीड करेंगे, अभी नहीं, अभी ये समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। मैं एक एग्जांपल पुट ले लिया मैंने, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड से 25 ml ऑफ 1 m HCl सॉल्यूशन अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस से 1 m NaOH सॉल्यूशन। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम एक टाइट्रेशन कर रहे हैं। टाइट्रेशन में यह है कि मैंने ये बीकर या ब्यूरेट के अंदर तो हमने ले लिया है, ब्यूरेट के अंदर तो हमने ले लिया है, ब्यूरेट के अंदर हमने ले लिया है 0.1 m NaOH सॉल्यूशन। ब्यूरेट में तो क्या ले लिया है 0.1 m सॉल्यूशन, और नीचे जो हम फ्लास्क ले रहे हैं, बीकर ले रहे हैं, कॉनिकल फ्लास्क में करते हैं जनरली, और इसके अंदर हम ले रहे हैं, वी टेक 25 ml of 0.1 m HCl. This is strong acid, sorry, this is strong base and this is strong acid. तो हमने स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, ये टाइट्रेशन कर रहे हैं। तो इस ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज ड्रॉप क्या रिलीज होता जाएगा, बेस 0.1 m HCl है, तो 0.1 m HCl का pH कितना हो जाएगा 0.1 m HCl है, तो 10⁻⁻1 pH 1 हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो यहां का सॉल्यूशन का pH 1 है, लेकिन यहां पर जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा बेटा, अब जैसे ये ड्रॉप वाइज ड्रॉप क्या आता जाएगा, ये ड्रॉप वाइज ड्रॉप, अब जैसे इस सॉल्यूशन का pH 1 है, ठीक है, स्टार्टिंग में जब अभी हमने इसमें NaOH नहीं डाला है, अब जैसे ड्रॉप वाइज ड्रॉप इसमें NaOH आने लगेगा, ध्यान से देखना बेटा, तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होना स्टार्ट होगा। इसके अंदर क्या होना स्टार्ट होगा, एसिड बेस रिएक्शन स्टार्ट होगा। यानी यहां पर जो HCl है वो NaOH से रिएक्ट करेगा, और ये वाला NaOH है, ये NaOH इस HCl से रिएक्ट करेगा, NaCl बनेगा और H2O बनेगा। तो NaCl और H2O बनने से क्या होगा, ये HCl न्यूट्रल होने लगेगा,
तो जैसे जैसे NaOH का वॉल्यूम इसमें जाएगा बेटा, तो HCl कंज्यूम होता जाएगा, HCl न्यूट्रलाइज होता जाएगा, मतलब HCl NaOH से रिएक्ट करेगा और NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा। अब HCl और NaOH रिएक्ट करेगा तो ये NaOH तो ऊपर से आ रहा है, तो अब इस सॉल्यूशन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो pH इंक्रीज होगा। तो जैसे ही हम इसके अंदर क्या डालना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही हम इसमें NaOH डालना स्टार्ट करेंगे तो इस सॉल्यूशन का pH 1 से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, या इनिशियल pH जो भी है उससे वो वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें NaOH H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर रहा है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि NaOH HCl के H प्लस से रिएक्शन करके अनआयोनाइज्ड वाटर बना रहा है। तो इसका मतलब क्या होता जाएगा? इसका मतलब यह होता जाएगा कि यहां से जब NaOH इसके अंदर आता जाएगा वैसे वैसे इसके अंदर क्या होता जाएगा, इसका न्यूट्रलाइजेशन होता जाएगा और pH 7 की तरफ मूव करेगी, यानी pH 1 थी, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक पहुंचेगी। और जब हम इसका 25 ml एग्जैक्ट डाल देंगे, क्योंकि सेम स्ट्रेंथ है, तो जब हम इसकी एग्जैक्ट 25 ml इसमें डाल देंगे तो इस सॉल्यूशन का pH 7 हो जाएगा, जब इसमें से 25 आ जाएगा। अब आप देखो, मैंने इसमें 25 ml 0.1 m HCl डाल दिया और इसमें मैंने फिनोप्थेलिन डाल दिया। मैंने इसमें क्या डाल दिया? फिनोप्थेलिन। कोई कलर आएगा? कलरलेस। क्यों? क्योंकि मैंने इस कॉनिकल फ्लास्क में क्या लिया था मैंने स्टार्टिंग में, इसमें मेरे पास ये जो फ्लास्क था बेटा, ये जो फ्लास्क है इसके अंदर मैंने क्या लिया हुआ है? मैंने लिया हुआ है 20 ml HCl। इसमें क्या लिया हुआ है? 20 ml HCl लिया हुआ है, जिसका कंसंट्रेशन 0.1 m HCl है, यानी ये एसिडिक मीडियम है। ये कौन सा मीडियम है? एसिडिक मीडियम है। अब एसिडिक मीडियम है, ओके। अब इसमें मैंने थोड़ा सा फिनोप्थेलिन डाल दिया। अब मैंने इसमें फिनोप्थेलिन डाल दिया, तो फिनोप्थेलिन डाल दिया तो फिनोप्थेलिन एसिडिक इंडिकेटर है और एसिडिक मीडियम में कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो कलरलेस ही रहेगा। तो जब हम इसमें ड्रॉप वाइज NaOH डालते जाएंगे तो यहां पिंक कलर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मीडियम एसिडिक है। लेकिन जैसे ही हम 25 ml NaOH डाल चुके होंगे, तो जैसे ही हम 25 ml NaOH यहां से इस ब्यूरेट से 25 ml इसके अंदर जा चुका होगा, ठीक है, तो उस केस में यहां पर HCl का 100% कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो चुका होगा। और अब इसका 100% न्यूट्रलाइजेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा? मीडियम न्यूट्रल हो गया, pH 7 हो जाएगी, यानी 25 ml जाते ही अब भी कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अब हम जैसे ही नेक्स्ट ड्रॉप NaOH की डालेंगे, तो ये मीडियम बेसिक हो जाएगा और बेसिक मीडियम होते ही फिनोप्थेलिन अपना रंग दिखाएगा, फिनोप्थेलिन का अपना कलर चेंज होगा, क्योंकि फिनोप्थेलिन एसिडिक इंडिकेटर था। बेसिक मीडियम बनते ही कलर शो करने लग जाएगा। इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर जब हम टाइट्रेशन कर रहे हैं तो न्यूट्रलाइजेशन कब आया? न्यूट्रलाइजेशन आया जब NaOH का 25 ml गया, और 25 ml जाने के बाद जस्ट नेक्स्ट ड्रॉप गई, तो नेक्स्ट ड्रॉप जाते ही पिंक कलर शो हो गया, तो हम बोलेंगे हमारा एंड पॉइंट आ गया। तो एंड पॉइंट और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ये दोनों अलग अलग है। न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पहले आएगा, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के जस्ट बाद जो नेक्स्ट ड्रॉप आएगी जहां पर कलर चेंज होगा उसको एंड पॉइंट बोलेंगे। यानी एंड पॉइंट से जस्ट पहले न्यूट्रलाइजेशन है, एंड पॉइंट से जस्ट पहले क्या था? न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट था। तो हम एंड पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर भी फिनोल अपना कलर चेंज नहीं करेगा, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर भी फिनोप्थेलिन अपना कलर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा? फिनोप्थेलिन एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में अपना कलर चेंज नहीं करेगा। तो अभी आपको समझ में आ गया कि इंडिकेटर किस तरह से अपना कलर सॉल्यूशन में चेंज करता है, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये तो एक एग्जांपल मैंने बनाया।
अब इसके जो मैंने डेटा कलेक्ट कर रखे हैं उसको एक टेबुलेशन कर रखा है, उससे तो द पीएच, तो उससे पीएच रेंज समझ में आएगा। तो ये तो मैंने अभी आपको जो समझाया, एक्सप्लेन किया था मैंने कि 25 ml ऑफ 1 एम ले लिया, कोई बात नहीं, मैंने 0.1 एम लिया या 1 एम लिया, एक ही बात है, ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा। अब ध्यान देना, तो अभी जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं उसके लिए पहले पॉज करके आप उसको रीड कर लो। अब देखो, अब यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हम वही कर रहे हैं कि ब्यूरेट से तो NaOH आ रहा है, ब्यूरेट से तो क्या आ रहा है, ये NaOH है। अब यहां पर ये जो डेटा लिए हुए हैं ये वॉल्यूम ऑफ NaOH, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है। तो ये तो वॉल्यूम ऑफ NaOH जो कि किसके लिए लिया हुआ है, 1 एम NaOH सॉल्यूशन है, और नीचे बीकर है, और इस बीकर के अंदर हमारे पास 25 ml 1 एम HCl है, रिएक्शन, ठीक है। तो 1 एम HCl का पीएच कितना हो जाएगा, 0। 1 एम HCl का पीएच कितना हो जाएगा, 0। 0.1 एम का कितना होगा, 1, ठीक है ना। 1 एम HCl का पीएच, तो इसका पीएच कितना हो जाएगा, 0, यानी इनिशियल पीएच 0 है। तो जब हमने वॉल्यूम डाला ही नहीं है तो ये इनिशियल पीएच इसका क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। अब जैसे ही इसमें से NaOH इसमें आने लग गया, ये NaOH स्टार्ट हो गया। अब NaOH के 10 ml आए, 10 ml आए तो क्या हो गया, NaOH और HCl आपस में रिएक्ट कर गए, H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो pH इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन, pH is the inversely proportional to H plus ion concentration, ठीक। तो यहां पर जैसे NaOH आएगा तो वो HCl को न्यूट्रलाइज करेगा, यानी इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ H प्लस आयन को कम करेगा। तो जैसे जैसे आप देख लो, जैसे जैसे NaOH का वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, pH इंक्रीज होती जा रही है। और जब 25 ml इसका NaOH का जब 25 ml यहां से 25 ml NaOH का इस सॉल्यूशन में आ जाएगा तो pH 7 हो जाएगी, और 25 ml NaOH का सॉल्यूशन जब हमने इसमें से डाल दिया तो यहां pH 7 होगी, और उसके बाद नेक्स्ट ड्रॉप डाली, हम एक ड्रॉप को 0.05 ml ले रहे हैं, वन ड्रॉप को हमने कितना अज्यूम किया है, 0.05 ml। तो अब क्या है, यहां से यहां हमने खाली 1 ड्रॉप इंक्रीज की, मतलब 0.05 ml इंक्रीज किया। यहां पर टोटल वॉल्यूम NaOH का था 25, एक ड्रॉप और NaOH का यहां से डाल दिया 25 के बाद में, तो 25.05 ml हो गया, तो pH तेजी से चेंज हो गई, 11 हो गई। और आप यहां देखो, अब ये सब आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, आपके, अब मैं इतनी सारी कैलकुलेशन करूंगा नहीं, ठीक है ना, आप बिल्कुल इसका pH निकाल सकते हो, ये वाली वैल्यूज आएगी जो मैंने लिखी है। जब हम 10 ml NaOH डाल देते हैं तो सॉल्यूशन का H प्लस आयन कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गया, इसीलिए pH 0 से 0.37 हो गई। जब 20 ml आ गया तो pH 0.95 हो गई इस सॉल्यूशन की। अब इसी तरह से 24 ml इसको डाला तो इस सॉल्यूशन का pH 1.69 हो गया, 24.9 ml डाला तो pH 2.69 हो गया इस सॉल्यूशन का, 24.95 ml डाला, यानी अब मैंने यहां से यहां केवल कम वॉल्यूम ही इंक्रीज किया है, 0.05 ml ही इंक्रीज किया है। और उसके बाद तो आप देख लो, अब आपको यहां पर ध्यान देना है, जहां मैंने ब्लू शेड कर दिया। अब यहां पर देखो, यहां पर बड़ा सडन चेंज आ रहा है pH में, यहां पर बड़ा सडन चेंज आ रहा है। 24.95 ml NaOH पर इस सॉल्यूशन का pH 3 था, 25 ml पर pH 3 से तेजी से चेंज होकर 7 हो गया, और 25.05 पर pH सडन चेंज होकर 11 हो गया। तो यहां पर ये देखो, ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ यही बता रहा है बेटा कि जो है ना, स्टार्टिंग में तो pH बहुत
स्लो चेंज हो रहा है, पहले पीएच 0 था, फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। तो ये जो हमारा ग्राफ है, ये बता रहा है वॉल्यूम। तो NaOH का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, धीरे 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 पीएच इंक्रीज हो रहा है, और यहां पर ये वाली वैल्यू आ गई। ये अब फिर ये जो मैं ब्लैक लाइन है, ये सडन चेंज को बता रहा है। ये वैल्यू है 3 और ये वैल्यू है 11, ठीक। और उसके बाद ये आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर तो ये पीएच है, यहां पर इस लाइन पर तो एक्स एक्सिस पर तो पीएच है, वाई एक्सिस पर वॉल्यूम ऑफ NaOH है, ठीक है। वाई एक्सिस पर NaOH ऑफ वॉल्यूम, वाई एक्सिस पर क्या है, पीएच इंक्रीज हो रहा है, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो इसी को ग्राफ में कन्वर्ट कर रखा है। तो एक टाइम बहुत तेजी से पीएच धीरे 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 बढ़ती है, एकदम तेजी से पीएच बढ़ती है। तो जहां पर तेजी से पीएच बढ़ती है, तो क्या हुआ आप देख लो, तेजी से इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ, एक सडन चेंज आया, रैपिड चेंज आया, फास्ट चेंज आया, स्मॉल वॉल्यूम चेंज करने पर भी। यानी 24.95 NaOH पर इसका वॉल्यूम 3 था, 24.95 पर इसका वॉल्यूम, सॉरी इसका पीएच 3 था। अब आप देखो, अब यहां पर तो पीएच 3 है, ठीक है, किस पर, 24.95 ml पर। 25 ml किया, तो 25 ml किया, यानी खाली अपन ने कितना इंक्रीज किया, 0.05 ml, यानी 1 ड्रॉप बढ़ाया। तो पीएच चेंज होकर तेजी से 7 हुआ, और फिर और भी हमने, यानी केवल 2 ड्रॉप के अंदर हम 1 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना अज्यूम कर रहे हैं, 0.05 ml। यहां पर केवल 2 ड्रॉप में पीएच 3 से 11 हो गई, और उसके बाद वापस धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो ये जो सडन चेंज आया, फास्ट चेंज आया, ठीक है, वो आया 24.95, 20 एंड 20.05 ml पर। यानी केवल 1 ml डालने से पीएच की वैल्यू 3 से 11 हो गई। तो ये जो एकदम 3 से 11 वाला जो जंप आया, फास्ट चेंज हुआ, इसको हम बोलेंगे pH range of this titration। pH range of this titration। तो pH range of this titration is 3 to 11। pH range of almost all indicators lie in this range, and hence almost all indicators are correct for this titration। However, a maximum error of 1 drop may occurs। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के जस्ट बाद एंड पॉइंट आता है। अभी मैं इस लैंग्वेज को और अच्छा क्लियर कर रहा हूं, अभी करता हूं मैं इस लैंग्वेज को और बढ़िया क्लियर, ठीक है। वो नेक्स्ट पेज पे मैंने डिस्कस कर रखी है, एंड नेक्स्ट स्लाइड पे मेरे कहने का मतलब, ठीक है। अभी आप खाली ये समझो पीएच रेंज क्या है। अभी मैंने इसके साथ इंडिकेटर का कंसेप्ट नहीं डाला है, अब डालता हूं इंडिकेटर। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि पीएच रेंज होता क्या है किसी एसिड का, ध्यान दो। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लिया, अब मैं इसको ज्यादा डिटेल नहीं लूंगा, इसको पॉज करके आप खुद ही रीड करना। टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका जो सडन चेंज है, ठीक है ना। अब पीएच रेंज ऑफ, ठीक है, इसका वही लिया, यहां पर वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग बेस के है बेटा, यानी ये वॉल्यूम NaOH के हैं, और हमने बीकर में क्या ले रखा है, ये NaOH का है, और बीकर के अंदर हमने वीक एसिड ले रखा है। तो वीक एसिड का पीएच हायर होगा, वीक एसिड का इनिशियल पीएच ही हायर होगा, क्योंकि वीक एसिड H+ आयन कम देता है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का इनिशियल पीएच 1m HCl का पीएच क्या होगा, 0 होगा। 1m HCl का पीएच कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। लेकिन 1m CH3COOH का पीएच, जैसे मेरे पास 1m CH3COOH का पीएच 0 थोड़ी होगा, ये तो नेग्लिजिबल आयनाइज होता है, बहुत कम आयनाइज होता है, तो इसका पीएच ग्रेटर देन 1 होगा। तो देखो इसका स्टार्टिंग पीएच है 3.37। खैर अभी आप उससे कंफ्यूज मत हो, ठीक है। पीएच कंसेप्ट मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है ना। 1m HCl का पीएच कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है ना। 0.1m HCl का पीएच कितना होता है, तो वो 1 होता है, ठीक है ना। ये तो मैं करा चुका हूं बेटा।
0.01 m HCl का pH कितना होगा 2 होगा। ये ऑलरेडी मैं pH के अंदर करा चुका हूं। अगर आपका pH का ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर यहाँ प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर वही NaOH है, तो NaOH जो थोड़े से H+ आयन है उनको भी वो न्यूट्रल करता जाएगा, तो H+ आयन रिड्यूस होते जाएंगे। तो जैसे जैसे NaOH का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो जो बीकर है उसके अंदर H+ आयन कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, तो pH इंक्रीज होती जाएगी। तो हमेशा एसिड बेस टाइट्रेशन में अगर बेस ब्यूरेट में है और एसिड बीकर के अंदर है, तो बीकर के अंदर जैसे ही NaOH ड्रॉप होता जाएगा तो बीकर का जो एसिडिक मीडियम है उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, यानी NaOH के वॉल्यूम के साथ उसका pH इंक्रीज होगा, मीडियम बेस की तरफ जाएगा। अब यहां पर आप देख लो सडन चेंज ये रहा, ये जो मैं रेड शेड कर रहा हूं इसको देखो आप, तो pH क्या हुआ, पहले 2.37, फिर 10 ml डाला तो ये आया, फिर 20 ml डाला तो ये आया, 24 ml डाला तो 6.12 आया, 24.9 पे 7.14 आया। अब जैसे यहां पर भी वही वाली बात है, 24.9 ml NaOH डालने के बाद हमने केवल एक ड्रॉप NaOH का डाला, तो pH 7.14 से 7.44 हो गई, क्योंकि यहां से यहां आए तो हमने खाली 0.05 ml ही बढ़ाया है, यहां से यहां आए हैं तो ठीक, फिर यहां से यहां आए तो वापस 0.04 ml बढ़ाया, फिर यहां से यहां, यानी केवल हमने 1 ml बढ़ाया, और 1 ml बढ़ाते ही pH यहां पर 7.44 था, और फिर 0.05 ml बढ़ाया तो 9.22 हुआ, और अगर मैं 1 ml बढ़ा दूंगा तो ये एकदम सडन चेंज आ जाएगा, यहां से यहां 1 ml का चेंज है। इसका मतलब यहां पर जो सडन चेंज है वो किस पॉइंट पर आया, 7.44 से 11। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो pH रेंज है वो है 7.44 टू 11, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, और इसका ग्राफ बता रखा है। यहां से तो ये pH देखो, यहां से ये pH इंक्रीज हो रही है, ये NaOH, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रेट सडन चेंज है, ये सडन चेंज ये रहा, ठीक है, सडन चेंज दिख ही रहा है हमको यहां पर, जो ब्लू कर देता हूं मैं, ये यहां से लेके यहां तक, और ये यहां पर वैल्यू है 7.44 और यहां पर वैल्यू है 11। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो pH रेंज है वो 7.44 से 11 है, यानी केवल 1 ml NaOH के डालने से जहां पर सबसे ज्यादा सडन चेंज हो, ठीक है, ग्राफ के अंदर एकदम स्ट्रेट तेजी से चेंज आ जाए, वो उस टाइट्रेशन का pH रेंज होता है। ठीक है, अब ये pH रेंज टाइट्रेशन की नेचर पे डिपेंड करता है, जो कि 4 तरह की टाइट्रेशन है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन यहां से निकल जाएगा आपको। अगर आप जो स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या बोर्ड में है, आपको अभी जो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं वो आपको काम आएगी। मैंने इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया, ये खाली आपके सेटिस्फेक्शन के लिए दिया, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आना चाहिए, लेकिन मैं अभी आपको बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। इस शॉर्ट ट्रिक से आप इंडिकेटर्स के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो देखो, जैसे हमारे पास 4 तरह की टाइट्रेशन है, वीक एसिड, ये चारों टाइट्रेशन है बेटा, ये ऊपर टाइट्रेशन के ग्राफ लिखे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ pH रेंज है 3 to 11, जो सडन चेंज है। वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो pH रेंज है वो 7.4 to 11 है, ये अभी मैंने बताया। इसी तरह से हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो pH रेंज आता है वो 3 से 7.4 के बीच में आता है, और वीक एसिड और वीक बेस का जो pH रेंज है वो 6.5 से 7.5 आता है, यानी सबसे छोटा रेंज इसका है। देखो, जितना छोटा रेंज होगा उतनी प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। खैर कोई बात नहीं, वो बात की बात डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको सिंपल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अब इस समय आप बहुत ज्यादा अटेंटिव हो जाओ, यही पॉइंट हमको एग्जाम के लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अब देखो, आपके पास, हमारे पास ये 4 टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, टाइट्रेशन नंबर 2 वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस,
टाइट्रेशन नंबर 3 स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, टाइट्रेशन नंबर 4 वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। और इनकी पीएच रेंज ये लिखी हुई है, जो सडन चेंज आएगा 1 ड्रॉप डालने, सॉरी 1 ml डालने से, ठीक है। अब ये मैंने इंडिकेटर वही लिए हैं, फिनोप्थेलिन, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, ब्रोमफिनोल ब्लू, ठीक है। इनकी पीएच रेंजेस यहां लिखी हुई है, ये देख लो। अब कंसेप्ट ये है, ट्रिक ये है कि अगर हमको ये पता करना हो कि किस टाइट्रेशन के लिए कौन सा इंडिकेटर सूटेबल है, किस इंडिकेटर के लिए कौन सा किस टाइट्रेशन, इन चारों टाइट्रेशन में से, ये चारों टाइट्रेशन है, इन चारों टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर, इनमें से कौन सा इंडिकेटर हम यूज करें, यानी चॉइस ऑफ इंडिकेटर। व्हाट इज क्राइटेरिया ऑफ चॉइस ऑफ इंडिकेटर फॉर पर्टिकुलर टाइट्रेशन? क्वेश्चन ये है, व्हाट इज चॉइस ऑफ इंडिकेटर, व्हाट इज चॉइस ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। तो इंडिकेटर के आप पीएच रेंज देखो, तो फिनोप्थेलिन का जो पीएच रेंज है वो 8 to 10 है, जो मैं अभी फिनोप्थेलिन की पीएच रेंज, अभी इंडिकेटर की पीएच रेंज ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। तो इनकी पीएच रेंज ये है, दिख रही है। तो हमको क्या करना है, इन दो इंडिकेटर का पीएच रेंज और इनके पीएच रेंज को आपस में मैच करना है। अगर वो उसका एक पॉइंट भी उसके साथ ओवरलैप हो रहा है, तो वो इंडिकेटर सूटेबल है उस टाइट्रेशन के लिए, यानी हम उस टाइट्रेशन के लिए वो इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखो, इसका इंडिकेटर है 8 to 10, 8 to 10, तो 3 to 11 है, यानी 8 to 10 जो वैल्यूज हैं, ये जो 8 to 10 वाली वैल्यूज हैं वो इस रेंज के अंदर हैं, यानी हम फिनोप्थेलिन को इस टाइट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। आ जाओ यहां पर 8 to 10, बिल्कुल 8 to 10 यहां पर भी है। तो यहां हियर इज फिनोप्थेलिन इज सूटेबल इंडिकेटर, यहां पर मैं इस टाइट्रेशन के लिए फिनोप्थेलिन यूज कर सकता हूं, यस यूज कर सकता हूं। इसके लिए फिनोप्थेलिन इंडिकेटर यूज कर सकता हूं, यस यूज कर सकता हूं। अब इसके लिए यूज कर सकता हूं, इसके लिए यूज कर सकता हूं, तो देख लो इसकी पीएच रेंज क्या है, 8 to 10, और इसकी पीएच रेंज क्या है, तो इसका मतलब ये वाली पीएच रेंज और ये वाली पीएच रेंज का एक भी पॉइंट क्या नहीं कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो अब हम लिखेंगे HPH is not suitable, HPH is not suitable for this titration, ठीक है। वैसे यहां पीएच, अगर वो आप देख लेना इंडिकेटर और इसकी पीएच रेंज क्या दे रखी है, मैं तो आपको जो मैंने पीएच रेंज दे रखी है उसका कंसेप्ट बता रहा हूं। अब यहां पर देखो, इस केस में 8 to 10 कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहां पर भी HPH is not suitable, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, हम इन दोनों टाइट्रेशन में तो फिनोप्थेलिन एज अ इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, बट इन दोनों में एज अ इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, ठीक है। आप इसको समझो, आप ये मत बोलो कि सर उस बुक में ये लिखा हुआ, उस बुक में वो लिखा हुआ, वो नहीं। आप इसको अंडरस्टैंड कर लो, आपको जो डेटा दे रखे हैं, ये वाले डेटा और ये वाले डेटा मैच करने हैं। अगर मैच हो रहे हैं तो यस, और नहीं तो नो। जैसे क्लियर है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो अब आ जाते हैं मिथाइल रेड पर आ जाते हैं। मिथाइल रेड, तो मिथाइल एमी रेड कर देता हूं मैं। अब ये मिथाइल रेड के लिए बेटा ये चारों, तो देखो मिथाइल रेड का जो पीएच रेंज है, मिथाइल रेड का जो पीएच रेंज है 4.2 to 6.2 है। तो 4.2 से 6.2 यस इसमें आ रहा है, यानी इसके लिए यूज कर सकते हैं। क्या मिथाइल रेड इधर यूज कर सकते हैं, तो कितना है 4.2 से 6.2, क्या यहां पर इनमें से कहीं 7.4 से 11, यानी इसकी पीएच रेंज के साथ कहीं ओवरलैप नहीं कर रही। मैंने क्या कहा, ये वाली पीएच रेंज और ये वाली पीएच रेंज का अगर एक भी पॉइंट ओवरलैप करेगा तो वो इंडिकेटर हम उस टाइट्रेशन के लिए यूज करेंगे। 6.2 तो पीछे ही छूट गया, पीएच रेंज तो ये है, तो यहां यूज नहीं कर सकते। क्या ये मिथाइल रेड यहां यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखो 4.2 to 6.2 इस रेंज के बीच में ही है, ये वाली वैल्यू इस रेंज के अंदर है, और यहां पर 6.2 यहां पर यूज नहीं कर सकते, ठीक है।
आ जाओ मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात कर लेते हैं। रेड की जगह अब ऑरेंज कर दो, रेड की जगह अब क्या कर दो, ऑरेंज कर दो। अब ऑरेंज के बारे में बात करते हैं, ये मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात चलेगी अब। तो मिथाइल ऑरेंज का जो है वो 3.1 to 4.4 है, तो यहां पर 3.1 to 4.4, यस, क्योंकि ये रही 3 और ये रही 11, तो 3.1 से 4.4 3 और 11 के बीच में है, यस। यहां पर 7.4 to 11 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये है 3.4 to 4.4 और इसका पीएच रेंज तो इन दोनों के बीच में कहीं आ ही नहीं रहा है ये वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू का एक भी पॉइंट इसके साथ ओवरलैप नहीं। ये 4.4 तो पहले खत्म हो गया और 7.4 से 11 बाद में है ये वैल्यू। क्या यहां यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 3.1 और 4.4, 3.1 और 4.4 ये दोनों आपस में अंदर मीट कर रही है, यहां पर यूज नहीं कर सकते। यानी वीक एसिड और वीक बेस के लिए जो हमको यूज करना पड़ेगा वो लिटमस ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि लिटमस एक ऐसा है जिसकी पीएच रेंज 5 to 8 है, 5 to 8 है। तो लिटमस ऐसा है जो सब टाइट्रेशन के लिए यूज हो रहा है, जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन दिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो जो मैंने डेटा लिए हैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं बेटा। तो अब मैं होप करता हूं कि आपको है ना हाउ टू चॉइस इंडिकेटर फॉर पर्टिकुलर, हाउ टू चॉइस इंडिकेटर फॉर पर्टिकुलर टाइट्रेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यानी आपको क्या देखना है, दोनों इंडिकेटर और टाइट्रेशन दोनों के पीएच रेंज अगर एक दूसरे से थोड़ा सा भी मैच करते हैं, एक या दो पॉइंट भी ओवरलैप करते हैं, तो वो सुटेबल इंडिकेटर हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।